बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ख़त्म कर लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन भी हम देख चुके थे। अब हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कंडक्टर, or you can say wire, is called its electrical resistance। करंट के पाथ को, कंडक्टर्स करंट के पाथ को, करंट के फ्लो को जो अपोजिशन, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहे होते हैं, वो अपोजिशन, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्या कहलाता है? उस कंडक्टर का, उस वायर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहलाता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होता है ज़रा देखें बच्चों। ये ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से होता है कि अगर ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये मेटालिक वायर है, तो इस मेटालिक वायर में लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स होते हैं। ये पॉजिटिव आयन्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को दिखाऊं तो आप इनको फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स, ये क्या हैं? ये जो हैं ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स। पॉजिटिव आयन क्यों हैं? क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ के फ्री हुआ है, ठीक है। जिन एटम से, मेटल के जिन एटम से इलेक्ट्रॉन, कॉपर, अगर मेटल कॉपर है ये, तो कॉपर एटम से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फ्री होगा, तो पीछे जो बचा रह जाएगा वो क्या बचा रह जाएगा? कॉपर आयन बचा रह जाएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉजिटिव आयन्स हैं, और इन फिक्स्ड पॉजिटिव आयन में, इस मेटल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। इनका मोशन जो है कैसे हो रहा होता है? मेटालिक कंडक्टर के अंदर रेंडम मोशन हो रहा होता है, ठीक है। ऐसे रैंडम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली। ऐसे ये रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। क्या दिखाए हैं मैंने? फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। ये जो मैंने दिखाए हैं एरो लगा के, ये डॉट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन हो रहा होता है, बट इस रैंडम मोशन की वजह से करंट फ्लो नहीं करती। करंट क्यों फ्लो नहीं करती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट ज़ीरो होता है। नेट मूवमेंट किस लिए ज़ीरो होता है? कि अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लूँ, अगर मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इस क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में क्रॉस कर रहे होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे होंगे उतने इधर को मूव कर रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ऊपर को जा रहे होंगे उतने ही नीचे को जा रहे होंगे। तो नेट मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है? ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती नॉर्मली कंडक्टर्स में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन होने के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। अब जब हम इस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है, कंडक्टर के दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये तो फिक्स्ड आयन है, ये आयन जो है तो फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव मेटालिक आयन्स हैं ये तो चलेंगे नहीं। कौन है यहाँ पे फ्री? इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। तो ये तो फिक्स्ड आयन्स हैं।
ठीक है। तो जैसे ही आप जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव एंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव एंड रिपेल करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को एक्सेलरेट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इस मूवमेंट में जब वो मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि बैटरी का टर्मिनल्स, बैटरी इनको एक्सेलरेट कराती है फोर्स लगा के, ठीक है। तो फोर्स लगा के जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं तो इस बैटरी से ये एनर्जी एक्वायर करते हैं, ये एनर्जी एक्वायर करते हैं, एक डायरेक्शन में इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। जब ये एक्सेलरेट करते हैं, एनर्जी एक्वायर करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ती है। तो मूवमेंट में क्या होता है कि मोशन में इन्हें रास्ते में ये मेटालिक आयंस मिल रहे होते हैं। इस बात को डिटेल में आप 12th में पढ़ रहे होंगे, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो रास्ते में इन्हें मेटालिक आयंस मिलते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की इन मेटालिक आयन से टक्कर होती है, कोलिजन हो रहा होता है, ठीक है। उस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन ने इस बैटरी से जो एनर्जी एक्वायर करी थी और ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हुआ था टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इस पॉजिटिव एंड की तरफ को जो एक्सेलरेट हुआ था, तो एक्सेलरेट होने की वजह से इस बैटरी ने इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी दी है वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन इन फिक्स मेटालिक आयन से कोलिजन करके उस एनर्जी को लॉस करा दे रहे होते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली इनकी टक्कर हो रही होती है इन मेटालिक आयंस के साथ, ठीक है। उस एनर्जी को लॉस करा रहे होते हैं। तो जो एनर्जी एक्वायर करते हैं वो साइमल्टेनियसली लॉस भी हो रही होती है कंडक्टर में मेटालिक आयन से टकराने के बाद। तो इस बात का नेट रिजल्ट क्या होता है, नेट रिजल्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन ये बैटरी इनको एक्सेलरेट करा रही होती है, एक्सेलरेट करा के इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रही होती है। इलेक्ट्रॉन जो है मेटालिक आयन से टकरा के एनर्जी को लॉस करा रहे होते हैं। नेट रिजल्ट इज दैट कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट ना करके, ये इलेक्ट्रॉन जो है लगातार इंक्रीजिंग वेलोसिटी से ना चलते हुए एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करने लगते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट की वजह से, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन की, इन इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट करने की वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है ड्रिफ्ट करने की वजह से, ठीक। अब ये जो इसका मतलब ये हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसी वजह से करंट फ्लो कर रही है। इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो बाधित कर रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के इन आयंस के साथ टकराने की वजह से। ये रेजिस्टेंस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर। किसके ऊपर, नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक आयंस के साथ कितने नंबर ऑफ कोलिजन ले रहा है एवरी सेकेंड। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो गए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयन के साथ जो टक्कर है, वो उस टक्कर के ऊपर, उस टक्कर की संख्या के ऊपर, उस कोलिजन के नंबर के ऊपर इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अगर ये कंडक्टर की लेंथ इतनी है, ठीक है, इस लेंथ को मैं डबल कर दूं, बड़ा लंबा सा कंडक्टर ले लूं, तो कोलिजन की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना होगा। इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कोलिजन उतना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर ये कंडक्टर है मेरे पास, अगर मैं कंडक्टर को पतला कर दूं, पतला सा कंडक्टर ले लूं, मैंने ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया है, अगर कंडक्टर इतना पतला सा कंडक्टर हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को, अगर ऐसा पतला सा कंडक्टर है यहां और यहां, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के आयंस के साथ कोलिजन की, पतली सी सड़क है, ट्रैफिक आ रहा है,
तो कोलिजन की संभावना बढ़ जाएगी। चौड़ी सड़क है, ट्रैफिक चल रहा है, कोलिजन की संभावना कम होगी। ठीक है, 20 लेन का सड़क है, कोलिजन की संभावना कम होगी। 2 लेन की सड़क है, कोलिजन की संभावना ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कोलिजन उतना कम होगा। ठीक है, जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ कोलिजन उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कैसे डिपेंड कर रहा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे? कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तीसरा किस बात पर डिपेंड करता है? कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर ऐसे डिपेंड करता है कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल जो है तेज़ी से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है मॉलिक्यूल्स में, पानी के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है जिसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। वैसे ही अगर इस कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जब थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन मोर ज़्यादा क्विकली जो है वो कोलाइड करेंगे किसके साथ? आयंस के साथ। आयंस के साथ कोलिजन बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ जाएगा। ठीक है, इनका वाइब्रेशन भी बढ़ जाता है, इन पॉजिटिव आयंस का, इनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कोलिजन की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स मेटालिक आयन के साथ, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा। ठीक है, चौथा किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब कि कॉपर है, कि सिल्वर है, कि आयरन है। ठीक है, कौन सा मेटल है, इस बात के ऊपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा होता है। क्योंकि अगर हमने मेटल्स 2 डिफरेंट मेटल्स ले लिए तो डिफरेंट मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मटेरियल में अलग अलग होती है। जिस मटेरियल में ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें वो मटेरियल ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक मटेरियल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे मटेरियल में उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरे वाले मटेरियल में क्योंकि ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो ज़्यादा वो करंट कैरी करके चल रहे होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है पहले वाले मटेरियल के मुकाबले में। तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, मैंने जो लिखाया था आपको एक लाइन में लिखा दूं, द रेजिस्टेंस ऑफ, इतनी बात आप समझ गए होंगे बच्चों, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्या लिखाया था मैंने, डिपेंड्स अपॉन, क्या लिखाया था, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ कोलिजन, आप अपने रेफरेंस के लिए याद रखें, सफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद मेटालिक आयंस, फिक्स मेटालिक आयंस। ठीक है, in moving from one end to another end, in moving from one end
टू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद फिक्स्ड मेटालिक आयंस while moving from one end to another end. Factors affecting resistance of conductor, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। पहली बात यह है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। क्यों होगा ज़्यादा, मैंने बताया जितनी ज़्यादा लेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी दूरी चल के जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितना दूरी चलेगा उसको उतने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे रास्ते में, तो इलेक्ट्रॉन की आयंस के साथ कोलिजन जो है वो बढ़ेगा, और जब कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, अगर ये मेरा कंडक्टर है तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज़्यादा एरिया होगा इलेक्ट्रॉन उतना मोर फ्रीली चल पाएगा। ठीक है, तो कोलिजन की संभावना कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। ए ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम, पतला वायर रेजिस्टेंस ज़्यादा, मोटा वायर रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तीसरा किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों कि जो अलग अलग मटेरियल्स में डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग अलग होंगे, और कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी अलग अलग होगी। जिस मटेरियल में ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, वो गुड कंडक्टर होगा, ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। दूसरा किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, चौथा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, एंड वाइस वर्सा मतलब समझते हैं आप कि टेम्परेचर कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटाएंगे तो रेजिस्टेंस, इसका उल्टा कर दो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रिजल्ट को कंबाइन करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल अपॉन ए के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आए तो वो होता है रो, क्या होता है,
रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality. Rho is the constant of proportionality and is called क्या? Specific resistance. Specific resistance और resistivity. रो जो है वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, लेंथ और एरिया आ गया। ये जो रेजिस्टिविटी है सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है, याद रखना। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? लास्ट वाली दो, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। resistivity depends rho depends only on nature of material and temperature। याद रहे मेरी बात को, क्वेश्चन में आँख खोल के देख लेना कि वो रेजिस्टेंस को कह रहा है या रेजिस्टिविटी को कह रहा है, ठीक है। अगर उसने कहा रेजिस्टेंस कितनी बातों पे डिपेंड करता है तो 4, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। उसने कहा रेजिस्टिविटी कितनी बातों पे डिपेंड करती है? 2, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ओनली, ठीक है। तो ये इसकी अगर यूनिट देखें तो ये क्वांटिटी तो स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट है, ठीक है, QUAN, इसकी जो यूनिट है वो यूनिट है इसकी ओम, इसकी यूनिट ओम है, OHM, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा साइन से, इससे डिनोट करते हैं, ये ओम है ये, ठीक है। इसकी ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देखें, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है? वो है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर या ओम मीटर, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है, याद रहे, क्योंकि ये ओम है। रो इज इक्वल टू R इंटू L बाई A बाई L, R इंटू A बाई L, ओम इंटू मीटर आएगी यूनिट, यहाँ से रो की यूनिट निकालेंगे। तो ओम गुणा मीटर यूनिट है किसकी? रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? ओम है। क्लियर हो गया। नाउ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी देख लें आप यहीं पे, कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो हो गया वो आपका हो जाएगा 1/R इज द कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी जो यूनिट है, इसकी जो SI, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ये होती है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम पे, इसे कहते हैं साइमन्स। क्या कहते हैं? साइमन, SIEMEN, याद रखेंगे। ये यूज़ होती है, साइमन यूज़ होती है यूनिट। कंडक्टिविटी की जो, कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? साइमन है, ठीक है। कंडक्टेंस ओम। अगली यूनिट है, अगला जो है आपका वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity. सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ठीक है। इसकी यूनिट होती है पर ओम पर मीटर या साइमन पर मीटर, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर है बच्चों? ये हमने क्या इंट्रोड्यूस किया आपके लिए? रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया था। रेजिस्टेंस में के बाद हमने कंडक्टेंस भी देख लिया, कंडक्टिविटी भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हटा दूँ इसको। एक क्वेश्चन देखें न्यूमेरिकल यहाँ से कैसा आता है। आपसे वो कहेगा एक वायर है, ये वायर है, ठीक है। इस वायर की लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, A। रेजिस्टिविटी रो है। तो रेजिस्टेंस कितना है वायर का? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इतना है, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि इस वायर को फोल्ड करके, इस वायर को फोल्ड कर दिया या कंप्रेस कर दिया या स्ट्रेच कर दिया, कुछ भी कहता है। इस वायर को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये है कि ये आपका वायर है, ये आपका वायर है, इस वायर को कट कर दिया, काट दिया बीच से, ठीक है। एक वायर, ये वायर है, इसमें सिमिलर वायर जोड़ दिया, सिमिलर वायर जोड़ दिया। अगर इस वायर में सिमिलर वायर जोड़ोगे तो क्या होगा? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वही रहेगा, या बीच से काटोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा। लेकिन इस वायर को खींचोगे, अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करके लंबा करोगे या कंप्रेस करोगे वायर को, तो लेंथ वेरी करेगी। लेंथ वेरी करने के साथ साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वेरी करेगा, ठीक है। तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होना बच्चों रेजिस्टेंस से। एक तो वायर को काट देता है, अगर वायर को काट दे, एक वायर को 4 इक्वल पीसेस में काट दे, तो चारों पीसेस का एरिया सेम है, तो सिर्फ लेंथ चेंज हुई, ठीक है, सिर्फ लेंथ चेंज हुई। तो रेजिस्टेंस हमारा जो है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो सिर्फ इसमें चेंज आएगा, सिर्फ इसमें चेंज आएगा लेंथ में। अगर वो वायर की लेंथ को आधा कर दे, 2 हिस्सों में काट दे, हाफ हाफ, तो लेंथ आधी हो गई, रेजिस्टेंस आधा हो गया। अगर 4 इक्वल पार्ट में काट दे, ठीक है, तो लेंथ 1/4 हो गई, एक पार्ट की लेंथ 1/4 हो गई, तो रेजिस्टेंस भी L/4 हो गया, रेजिस्टेंस भी R/4 हो जाएगा। एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कट करेगा। लेकिन वायर को अगर स्ट्रेच कर रहा है और स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया या कंप्रेस करा, ये वायर था, इसको कंप्रेस करा, इसी के ऊपर फोल्ड करके इसको डबल कर दिया, जब डबल कर दिया तो लेंथ तो आधी हो गई, L/2, तो रेजिस्टेंस आधा नहीं होगा। लेंथ आधी होने के साथ साथ एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो अगर लेंथ चेंज कर रहा है वायर को कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके, तो एरिया में चेंज भी देखना होगा हमने, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात को? तब हमें एरिया में चेंज निकालना पड़ेगा। तो वायर इज स्ट्रेच्ड, नाउ वायर इज STRETCHED और compressed such that जो लेंथ है L डैश जो है, पुरानी लेंथ कितनी थी? L थी ना, N टाइम्स हो गई L का,
मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं जनरलाइज केस लेके चल रहा हूँ। n टाइम्स हो गई l का, आप न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग करना है। उसने कहा लेंथ डबल हो गई, वायर को स्ट्रेच कर दिया तो n बराबर 2 ले लेना। उसने कहा वायर को फोल्ड कर दिया, कंप्रेस कर दिया, लेंथ आधी हो गई तो l/2 ले लेना। तो n कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, n यहाँ पे 1/2 होगा फिर। क्लियर? तो स्ट्रेच करा या कंप्रेस करा सच दैट नई लेंथ l-nl हो गई। जब नई डैश nl हो गई तो nl मान लो ये हो गई। वायर चेंज होके ऐसा हो गया। वायर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें। देखो वायर जो है चेंज होके ऐसा हो गया बच्चों, l'=nl ऐसा हो गया वायर। वायर चेंज होके ऐसा हो गया तो ये जो एरिया था ये वाला, ये भी तो चेंज होगा। तो मैं अगर काटूं बीच से तो एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर बीच से वायर को कट कर दूं, यहाँ से कट कर दूं वायर से, तो एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कट नहीं कर रहा हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया जो है ये नया एरिया a' हो गया मान लो। तो अब मुझे ये लेंथ की इंफॉर्मेशन तो दी है, एरिया की इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो एरिया की इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। किससे निकलेगी? वॉल्यूम कंजर्वेशन से। वॉल्यूम कंजर्वेशन कैसा कि लेंथ और एरिया में तो चेंज आ रहा है, बट यहाँ पे जो सिलेंडर है और यहाँ पे जो सिलेंडर है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा। ठीक है, तो अप्लाई वॉल्यूम कंजर्वेशन। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना है। वो एरिया को चेंज करके दे, एरिया वो ये कहे कि वायर को फोल्ड कर दिया, एरिया डबल हो गया, तो एरिया डबल हो गया तो तब भी वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे। लेंथ डबल हो गई तब भी वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएं। अप्लाई वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या यहां पे वॉल्यूम कितना है? AL। यहां पे वॉल्यूम कितना है? A', तो A', ओल्ड वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम ये जो है इज इक्वल टू किसके होगा? AL के होगा। यहां पे वॉल्यूम और यहाँ पे वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम सेम होंगे। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता मटेरियल की, ये बात आप याद रखना। वायर की लेंथ को कम या ज़्यादा करने पर रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ रेजिस्टेंस में चेंज आता है। रेजिस्टिविटी जो यहाँ है वही यहाँ है, बट जो रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ रेजिस्टेंस बदल गया, क्योंकि रेजिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती। मैंने अभी लिखवाया था, इसके शेप, कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, कॉपर के 10 अलग अलग साइज के वायर हैं, सबकी रेजिस्टिविटी सेम है, बट रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। तो A', बराबर AL आ गया वॉल्यूम कंजर्वेशन। अब यहां से क्या करना है? L' रख देना है। L' कितना हो गया? NL। तो यहां से आपने क्या कर देना है? वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया, A' बराबर NL बराबर AL। तो A' कितना आ गया? A/N आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू, यहाँ पे जो आपका न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया जरा देखें। तो न्यू रेजिस्टेंस R' इज इक्वल टू रो, यहाँ पे L' अपॉन A'। तो L' डाल दो, L' कितना हो गया था? NL। और जब देखो क्या हो रहा है, जब लेंथ n टाइम्स बढ़ रही है तो एरिया n टाइम्स कम हो रहा है। लेंथ n गुना हो रही है, n टाइम्स हो रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि क्लियर हो गया, तो ये बात ध्यान रखेंगे। NL तो A' यहां डाल दो। A' कितना हो गया? यहां से इसको यहां, जब आप ये पुट करोगे तो क्या आएगा आपका? A/N। तो आपका न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा R' इज इक्वल टू, ये n ऊपर चला गया, n² इंटू रो L अपॉन A। तो R' इज इक्वल टू जो है वो क्या आ गया? n² R। तो n² टाइम्स आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो आपका नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? n² टाइम हो गया। लेंथ अगर n टाइम्स हो जाएगी तो नया रेजिस्टेंस n² टाइम्स हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन